हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। आज मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, बेहतरीन टॉपिक, केमिकल बॉन्ड की। पहले हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्ड का एक बेसिक आइडिया ले लेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं या फिर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। सबसे पहले सवाल आता है दिमाग में कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक कुछ नहीं है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे कोई दो स्पीसीज है, उसके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कोई अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो आपस में जुड़ी हुई है, तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ बॉन्ड है, कोई बॉन्ड बना हुआ है। इसीलिए तो दो आपस में, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स between two or more than two entities, more than two entities। ये हो गया बॉन्ड, यानी कोई भी दो स्पीसीज के बीच में आपस में कैसा भी इंटरेक्शन हो या फिर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, जिसकी वजह से आपस में वो चीजें जुड़ी हुई हो, तो उसे हम बॉन्ड कहेंगे। अब बात आता है, अगला सवाल आता है हमारे पास कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अब बात करते हैं कि ये जो स्पीसीज है, ये जो स्पीसीज है जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यदि वो स्पीसीज, यदि केमिकल स्पीसीज हो, कौन सी स्पीसीज हो, केमिकल स्पीसीज हो, तो केमिकल स्पीसीज मीन्स ये कोई आयन हो, ये कोई एटम हो सकता है, ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, वो अट्रैक्शन फोर्स को हमने क्या नाम दिया, केमिकल बॉन्ड नाम दिया। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या है कि केमिकल स्पीसीज के बीच में, और केमिकल स्पीसीज हमने क्या पढ़ी, आयन, एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल, इनके बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है उसको हमने केमिकल बॉन्ड नाम दिया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़ने से पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक्चुअल में हमें यदि कोई पूछे कि केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स हैं, तो हमारा पहला सवाल होगा कि किस बेसिस पे क्लासिफाई करना है। जैसे उसको स्ट्रेंथ के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करना है, या फिर डायरेक्शनल नेचर के बेसिस पे करना है, या फिर हो सकता है कि बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के आधार पर हो, या फिर बॉन्ड के बनने के प्रोसेस के आधार पर। यहाँ पर हम जो ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसका, वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ के आधार पर ये जो बॉन्ड हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की यदि मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड पढ़ते हैं हम? सबसे पहला है आयोनिक बॉन्ड, अगला पढ़ते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, अगला हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, और उससे अगला हम पढ़ते हैं मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। अब यदि मैं बात करूं वीक बॉन्ड की, तो वीक बॉन्ड में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक पढ़ते हैं वंडरवॉल फोर्सेस या फिर वंडरवॉल्स बॉन्ड। अब यदि मैं बात करूं कि जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं, वो इंटर, यानी दो एटम्स के बीच होते हैं, यानी जो आयनिक बॉन्ड बनेंगे या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, वो दो एटम्स के बीच बनते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड।
ठीक है। और इसको, ये जो बॉन्ड है ये दो मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि भाई जो आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इन तीनों की चर्चा हम करेंगे कि भाई किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। पहला हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। पहला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अगला हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड और वीक फोर्सेस जो है उनकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहां मैं किसकी बात करूंगा? इन तीनों में मैं बात करूंगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करूंगा मैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे मेरे पास कोई एक एटम है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई बी एटम है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन हुआ, आपस में गुलू गुलू हुआ, तो इस इनकी इंटरेक्शन से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? उसको हमने नाम दिया कोवलेंट बॉन्ड। यानी जो इसमें क्या हुआ कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता है भाई कि एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दोनों के पास आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन थे और दोनों में आपस में इंटरेक्शन हुआ, तो इस तरीके से बने बॉन्ड को हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? कोई एक एटम है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास एक लोन पेयर है। कोई ऐसा एटम बी जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो क्या करेगा? अपना ये लोन पेयर उसके साथ शेयर कर देगा। तो इस तरीके से बने बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है। जिसके पास जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है उससे तीर हम जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है उसकी ओर चलाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं, मजेदार बात यह है कि ये कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके बनने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बनने के बाद ये दोनों बॉन्ड सेम है, दोनों सिग्मा बॉन्ड हैं। हम चाहे दुनिया की कोई भी टेक्निक लगा दें, इन दोनों बॉन्ड को आपस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी कि कौन सा कोवलेंट है और कौन सा कोऑर्डिनेट है। केवल जो डिफरेंस है वो बनने तक का ही है, और या फिर हम कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। इसमें इक्वल शेयरिंग हो जाती है, इसमें अनइक्वल शेयरिंग है। अब बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड क्या है? इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो एक एटम होगा उससे इलेक्ट्रॉन पूरा किस में चला जाएगा? दूसरे एटम के पास। जैसे इसमें मैं यदि लिखूं तो क्या लिखूंगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल। इसकी यदि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यदि मैं बात करूं तो हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा होगा, एक तो NH4 प्लस अमोनियम आयन में पढ़ते हैं, या फिर हम नाइट्रेट में पढ़ते हैं NO3 माइनस। इसमें जैसे ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये जो है अपने दो नाइट्रोजन जो है अपना लॉन पेयर किसके साथ शेयर कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। और अमोनिया में, अमोनियम आयन में हम पढ़ते हैं जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके पास एक लॉन पेयर है, ये क्या करता है? H प्लस के साथ शेयर करता है। तो नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर किसके साथ शेयर कर लेता है? H प्लस के साथ। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब मैं बात करता हूँ आयोनिक बॉन्ड की। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक फेमस एग्जांपल है हमारे पास सोडियम। सोडियम का मैं लेता हूं, जैसे इसका है एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखना आना चाहिए। सोडियम का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको यदि मैं रिमूव कर दूं, क्या करूंगा मैं? इसको रिमूव दिस वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मेरे पास जो चीज बन के आएगी वो आ जाएगी Na+। भाई सीधी सी बात है, Na में से एक इलेक्ट्रॉन यदि मैं रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा? Na+।
तो ये हमारे पास बन के आ गया कैटायन। ठीक है, अब इसी तरीके का एक और लेते हैं एनाइन। हमें क्या बनाना है, एनाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन लेंगे, और क्लोरीन का हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 17। फिर वही बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए हमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। हमने जो एक इलेक्ट्रॉन Na से निकाला, यदि वो एक इलेक्ट्रॉन का यदि मैं कंप्लीट ट्रांसफर कर दूं किसमें, Cl में, तो हमारे पास जो चीज बन के आएगी वो आ जाएगी Cl माइनस। इट मींस हमारे पास एनाइन बन के तैयार हो जाएगा। अब जो है अब जो है जो इस कैटाइन Na प्लस और एनाइन Cl माइनस के बीच जो इंटरेक्शन होगा आपस में, उस इंटरेक्शन को ही हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। यानी मैं यदि यहाँ लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा कि इंटरेक्शन बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन, या फिर कह सकता हूं कि इंटरेक्शन बिटवीन कैटाइनिक एंड एनाइनिक स्पीसीज। ये जो इंटरेक्शन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। ये जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, आयोनिक बॉन्ड नाम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये जो बेसिक है पूरा कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगले लेक्चर में हम आयोनिक बॉन्ड को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए। एक अच्छा या फिर मजबूत आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे हम। और ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, और कोई हमारे चैनल पे यदि नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।